हमारे YouTube चैनल तौसीफ साइंस क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग पिछले कक्षा में उत्तक के सारे टॉपिक को पढ़ लिए। कुछ टॉपिक बचा हुआ था, उपकला उत्तक बचा हुआ है और संयोजी उत्तक बचा हुआ। मैं संयोजी उत्तक को संक्षिप्त में पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन मुझे दिल गवारा नहीं किया कि संयोजी उत्तक को संक्षिप्त में पढ़ा दे। संयोजी उत्तक को मैं 3 पन्ना में पढ़ाऊंगा, बहुत डीपली संयोजी उत्तक को पढ़ाऊंगा, वहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए हम आज उपकला उत्तक से शुरू करते। बाबू, उपकला उत्तक क्या है? यह मनुष्य के बाहरी अंगों में पाया जाता है। उपकला उत्तक मनुष्य के बाहरी अंगों में पाया जाता है। क्या है बाबू? उपकला उत्तक मनुष्य के बाहरी अंगों में पाया जाता है। जैसे सल्की में पाएगा, स्तंभाकार में, घनाकार में और पछाम्भी में। ये पूरा चारों का नाम होगा, ये चारों का बात होगा तो सल्की उपकला उत्तक उसी में आ जाएगा। सल्की के बात होगा उपकला आ जाएगा, स्तंभाकार का उपकला आ जाएगा, घनाकार का उपकला आ जाएगा, पछाम्भी को उपकला आ जाएगा। बाबू आप सब लोग 4 टाइप में पढ़ेंगे। मनुष्य में 4 भागों में बाहरी अंगों में पाया जाता है, सल्की में, स्तंभाकार में, घनाकार में और पछाम्भी में। उपकला उत्तक किसे कहते हैं? ये उपकला उत्तक के बारे में हम सुनिए पहले। बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। चलिए पंखा चालू कर दिए हैं, आप सब लोग भी देखिए और इस 4 टाइप को अच्छे से देखना है आज। और उसके बाद संयोजी उत्तक को भी मुझे पढ़ाना है। सल्की उत्तक, स्तंभाकार उत्तक, घनाकार उत्तक और पछाम्भी उत्तक मनुष्य के बाहरी अंगों में पाया जाता है। उपकला उत्तक किसे कहते हैं? उपकला उत्तक शरीर के बाह्य तथा आंतरिक परत का निर्माण करता है। उपकला उत्तक क्या करता है? शरीर के बाह्य तथा आंतरिक अंगों का निर्माण करता है। क्या करता है बाबू? उपकला उत्तक शरीर के बाह्य तथा आंतरिक परत का निर्माण करता है। उपकला उत्तक क्या करता है बाबू? तो शरीर के बाहरी और आंतरिक परतों का निर्माण करता है। ठीक, यह खासकर त्वचा में पाया जाता है। उपकला उत्तक क्या होता है बाबू? तो वह त्वचा में पाया जाता है। ये सब है ना, इसमें उपकला उत्तक पाया जाता है, ये त्वचा में। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता, लेकिन देखिए हाथ, ये देख लीजिए पूरा हाथ, ये पूरा सेम चीज हाथ देख लीजिए। इसके हाथ के जो ये त्वचा है, यही त्वचा के बारे में उपकला उत्तक, इसी त्वचा के बारे में बताया गया है। कहता है उपकला उत्तक शरीर के बाह्य तथा आंतरिक परत का निर्माण करता है। यह खासकर त्वचा में पाया जाता है, इसी त्वचा में उपकला उत्तक पाया जाता है। ठीक, ये उत्तक अंगों रक्षा प्रदान करता है। ये उत्तक अंगों रक्षा प्रदान करता है, यानी अंग के रक्षा का प्रदान, अंग का रक्षा करता है। कौन? तो उपकला उत्तक। फिर विसरण अवशोषण में सहायता प्रदान करती है, यानी विसरण में भी सहायता प्रदान करता है और अवशोषण में भी, यानी अवशोषण में और विसरण में सहायता प्रदान करती है। कौन? उपकला उत्तक। अब 4 प्रकार जो देखे हम, सल्की, स्तंभाकार और घनाकार और पछाम्भी, बाबू उसके बारे में पढ़ते हैं हम। पहला पढ़ते हैं सल्की के बारे में। क्या पढ़ेंगे बाबू? पहला पढ़ेंगे हम सल्की के बारे में। सल्की क्या है देख लीजिए। यह शरीर के बाहरी अंगों पर पाया जाता है। क्या होता है? सल्की शरीर के बाहरी अंगों पर पाया जाता है। क्या होता है बाबू? तो सल्की शरीर के बाहरी अंगों पर पाया जाता है। ठीक, जो चपटी होती है यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यह क्या करता है बाबू? तो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन उत्तक? तो सल्की उत्तक शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। यह शरीर के बाहरी अंगों पर पाया जाता है। जो चपटी होती है यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसका एग्जाम्पल है आहार नाल, जीभ, त्वचा। क्या हो गया बाबू? आहार नाल, जीभ और त्वचा। अब पढ़ेंगे स्तंभकार। क्या पढ़ेंगे बाबू? स्तंभकार किसे कहते हैं? देख लीजिए यहाँ, यह शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। क्या करता है बाबू? शरीर को शक्ति प्रदान कौन करता है? तो स्तंभकार उत्तक। शरीर को शक्ति प्रदान कौन करता है? तो स्तंभकार उत्तक। ठीक, जो गोल वो बेलनाकार होते हैं। कैसा होता है बाबू? तो गोल होता है और बेलनाकार होता है, गोल होता है और बेलनाकार होता है। इनमें केंद्रक, कोशिका द्रव वे अन्य संरचना पाए जाती है। इसमें क्या होता है बाबू? केंद्रक भी पाया जाता है और कोशिका द्रव पे भी पाया जाता है और अन्य संरचना भी पाया जाता है। ऐसे है, देखिए मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। यही है आपके स्तंभकार उत्तक। यही क्या बाबू? स्तंभकार उत्तक। कहता है यह शरीर के शक्ति प्रदान करता है। जो गोल एवं बेलनाकार होता है, इनमें केंद्रक, कोशिका द्रव और संरचना पाई जाती है। यह भोजन के अवशोषण में सहायता प्रदान करती है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि शक्ति प्रदान कौन करता था, कहेगा स्तंभकार उत्तक। भोजन में सहायता प्रदान कौन करता था? स्तंभकार उत्तक। विसरण अवशोषण किसमें होता है? तो सल्की में। सल्की बाहरी अंग कौन है? तो सल्की है। बाहरी अंग कौन है? तो सल्की है। त्वचा में कौन पाया जाता है? तो उपकला उत्तक। त्वचा में कौन पाया जाता है? तो उपकला उत्तक। आप सब छात्र छात्रा है, 9th क्लास बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं,
कैसा लग रहा है आप लोग को, ये बताया कि तौसीफ सर पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप सभी छात्रा पहले इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग 2 और टाइप को देखेंगे, उसके बाद हम लोग संयोजी उत्तक को पढ़ेंगे और आज टिश्यू खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा दिन लगा, उसके बाद हम लोग तीसरे चैप्टर में घुसेंगे। उसके बाद 9th का फिजिक्स चालू कर देंगे, या केमिस्ट्री करेगा तो केमिस्ट्री चालू कर दूंगा। 9th क्लास में हिंदी भी पढ़ाना सोच रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर साथ दीजिएगा तब। उपकला उत्तक के बारे में पढ़े, उसके 4 प्रकार को पढ़े। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं 4 प्रकार में 2 प्रकार पढ़ लिए थे हम, और घनाकार और पछांबी बचा हुआ, स्तंभकार और सल्की पढ़ लिए हुए हैं। तो घनाकार उपकला उत्तक में घनाकार एक प्रकार था, एक प्रकार का पछांबी था, यानी 4 भागों में बांटे थे हम उपकला उत्तक को, सल्की, स्तंभकार, घनाकार और पछांबी। अब घनाकार को पढ़ेंगे। यह कोशिकाएं भी यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। घनाकार भी यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है बाबू, क्या करता है? घनाकार भी यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक। जिनका आकार घन के समान होता है, इनमें कोशिका द्रव व केंद्रक पाया जाता है। देखिए, कोशिका द्रव और केंद्रक इससे पहले जो पढ़ाए थे उसमें भी पाया जाता था, और इनमें भी कोशिका द्रव और केंद्रक पाया जाता है। यह घन के समान होता है। कैसा होता है बाबू? तो यह घन के समान होता है। कैसा होता है बाबू? तो यह घन के समान होता है, ठीक है। उसके बाद पछांबी देखो, पछांबी क्या होता है? इन कोशिकाओं में धागे नुमा संरचना पाई जाती है जो गति करने में सहायता करती है, यानी गति में चलना, यानी गति करने में सहायता करती है। कौन? तो पछांबी। इन कोशिकाओं में धागे नुमा संरचना पाई जाती है जो गति करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे गर्भाशय में अंडाणु केवल एक ही दिशा में गति करता है। जब माँ के पेट में गर्भाशय में अंडाणु जब रहता है ना, तो वो एक ही दिशा में गति करता है। उसी प्रकार कहा गया है पछांबी के बारे में, ठीक। चलिए, ये दोनों प्रकार को हम खत्म कर लिए। अब हम एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसे संयोजी उत्तक कहते हैं, और वो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से संयोजी उत्तक से। कहाँ से? संयोजी उत्तक से। बहुत मर्तबा आप देखे होइएगा सवाल संयोजी उत्तक के बारे में रहता है। जनरल कंपटीशन हो, 11th हो, 12th हो, 9th हो, सारे क्लास में पूछा जाता है। तो आप सब लोग संयोजी उत्तक को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। संयोजी उत्तक किसे कहते हैं? संयोजी। संयोजी यह उत्तक मुख्य रूप से शरीर को जोड़कर रखता है। क्या करता है? संयोजी, जो मीन्स जोड़ना। तो यह कहता है यह उत्तक मुख्य रूप से शरीर को जोड़कर रखता है। क्या करता है? तो शरीर को आपस में जोड़कर रखता है। कौन? तो संयोजी उत्तक, ठीक। तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, तथा अंदर में जो सहायता होती है वो प्रदान करता है। कौन? संयोजी उत्तक। तथा शरीर को एक निश्चित आकार भी प्रदान करता है। शरीर के बनावट, यानी शरीर को एक निश्चित आकार देता है। कौन? तो संयोजी उत्तक ही देता है आकार, निश्चित आकार देता है। तो वो कौन देता है बाबू? तो संयोजी उत्तक ही देता है, ठीक। उसकी विशेषता को सुनिए हम। अब उसके विशेषता को हम जानेंगे। इस उत्तक में कोशिका की संख्या कम होती है, यानी संयोजी उत्तक में कोशिका की संख्या कम होती है। संयोजी उत्तक में क्या होती है बाबू? तो कोशिका की संख्या कम होती है, ठीक। इन कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स बहुत अधिक मात्रा में भरा होता है। अंतर कोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स बहुत ज्यादा भरा रहता है। किसमें? तो संयोजी उत्तक में, ठीक। मैट्रिक्स ठोस, तरल, कठोर, जेली तथा धागेनुमा हो सकता है। मैट्रिक्स कैसा हो सकता है? तो ठोस हो सकता है, धागेनुमा हो सकता है, जेली हो सकता है, तरल हो सकता है। कौन? तो ये मैट्रिक्स, ठीक। यह उत्तक यांत्रिक भागों के रिक्त स्थान में भरा होता है, यानी संयोजी उत्तक यांत्रिक भागों के रिक्त स्थान में भरा होता है। ये रक्त नलिका तथा तंत्रिका एवं अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह रक्त नलिका और तंत्रिका और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अब बाबू यहाँ से भी निकल कर अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? ये तो हम पढ़ा दिए आपको, तंत्रिका, नलिका सब पढ़ा दिए हैं। अब इससे भी आगे देखिए बहुत सारा चीज है, आपको फिर पढ़ाएंगे। इसमें अभी इसका प्रकार पढ़ाऊंगा, ये कितने प्रकार में बांटा गया है। कंकाल उत्तक, तरल उत्तक, वास्तविक संयोजक उत्तक, यानी 3 भागों में इसको भी बांट के पढ़ाएंगे हम। अब सब लोग पहले इसको लिखिए, उसके बाद हम आप लोग को आगे बताते हैं। हम लोग संयोजी उत्तक के बारे में देखें। तो संयोजित उत्तक को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब संयोजी उत्तक के प्रकार को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? तो संयोजी उत्तक के प्रकार। संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं बाबू। कितने प्रकार के होते हैं? कोई पूछेगा आपको संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, कहिएगा 3 प्रकार। संयोजी उत्तक इज द टाइप ऑफ 3 टाइप। संयोजी उत्तक इज द 3 टाइप।
वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक या संवहनीय संयोजी ऊतक। ये 3 प्रकार के ऊतक है। पहला हम पढ़ेंगे वास्तविक संयोजी ऊतक। पहला वास्तविक संयोजी ऊतक क्या होता है? यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह विभिन्न ऊतकों से मिलकर बनता है। क्या होता है बाबू? तो पहला है वास्तविक संयोजी ऊतक। यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी संयोजी ऊतक में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला है यही वास्तविक संयोजी ऊतक। कौन है? तो वास्तविक संयोजी ऊतक। इसके विभिन्न प्रकार है या विभिन्न प्रकार से मिलकर बने होते हैं। ये ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है, जैसे एरियोलार ऊतक, वसा संयोजी या एडिपोज ऊतक, पीला तंतुमय ऊतक, जलावत संयोजी ऊतक। यानी ये 4 प्रकार से मिलकर ये वास्तविक संयोजी ऊतक बना हुआ है। ये 4 प्रकार के ऊतक से मिलकर वास्तविक संयोजी ऊतक मिला होता है और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो संयोजी ऊतक ही, वास्तविक संयोजी ऊतक ही पाया जाता है। किसमें? तो संयोजी ऊतक में। आप सभी छात्र छात्रा इसको पहले लिखिए, उसके बाद मैं फिर इसको स्टार्ट करता हूँ कंकाल ऊतक से। यानी तो पहले ये एरियोलार ऊतक, वसा और पीला तंतु, ये सब चारों खत्म कर लूंगा तो फिर दूसरा टाइप आ जाऊंगा। ठीक, पहले इसको आप उतारिए। आप सभी छात्र छात्रा है, इससे पहले एरियोलार ऊतक देखे हैं, एरियोलार ऊतक देखे। उसके बाद हम लोग प्लाज्मा कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, अभी एरियोलार ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। आप सब लोग संयोजी ऊतक के प्रकार को पढ़ रहे हैं। आप सभी छात्र छात्रा है, इससे पहले संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ लिए। संयोजी ऊतक के प्रकार के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। एक प्रकार को पढ़ लिए हैं और दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं। दूसरा प्रकार क्या है? एरियोलार ऊतक। क्या बाबू? दूसरा प्रकार संयोजी ऊतक का एरियोलार ऊतक। यह संयोजी ऊतक का वह भाग है जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? तो एरियोलार ऊतक। कौन पाया जाता है बाबू? तो एरियोलार ऊतक। ठीक, इसके मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं तथा 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। इसके मैट्रिक्स में कई प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। कई प्रकार के क्या पाया जाता है? कोशिका भी पाया जाता है, तंतु भी पाया जाता है। कई प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं, 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। कितने प्रकार के तंतु? 2 प्रकार के। कोशिका कितने प्रकार के? तो कई प्रकार के। कोशिका कितने प्रकार के बाबू? तो कई प्रकार के। तंतु कहेगा कई प्रकार के? तो 2 प्रकार के। कौन कौन तंतु है उसको बात बताएंगे हम। इनमें पाए जाने वाले कोशिका फाइब्रोब्लास्ट, चिपटी तथा शाखित होती है। इसका मुख्य कार्य तंतु बनाना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तंतु बनाना। 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 ठीक, देखिए 2 प्रकार के तंतु कौन है? हिस्टियोसाइट्स और प्लाज्मा कोशिका। क्या है बाबू? तो हिस्टियोसाइट्स और प्लाज्मा कोशिका। कौन कौन है? हिस्टियोसाइट और प्लाज्मा कोशिका। एक है हिस्टियोसाइट और एक दूसरा प्लाज्मा कोशिका। हिस्टियोसाइट का क्या कार्य है? जीवाणुओं को खत्म करता है। जीवाणुओं कौन खत्म करता है? तो हिस्टियोसाइट। हिस्टोसाइट जीवाणुओं को खत्म कर देता है। जीवाणुओं को साइड, हिस्टियोसाइट जीवाणुओं को साइड, हिस्टियोसाइट्स जीवाणुओं को साइड्स। प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो प्लाज्मा कोशिका। कौन करता है बाबू? तो प्लाज्मा कोशिका। ठीक, दूसरा टॉपिक देखिए, मास्ट कोशिका। क्या कहा है? मास्ट कोशिका। यह रक्त नलिका को सुरक्षा करता है तथा सीरोटोनिन नामक प्रोटीन का स्राव करता है। सेरोटोनिन नामक प्रोटीन का स्राव कौन करता है? तो यह प्लाज्मा, ये मास्ट कोशिका क्या करता है? तो सुरक्षा प्रदान करता है रक्त नलिका और तथा सेरोटोनिन नामक प्रोटीन का स्राव करता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे श्वेत तंतु। क्या पढ़ेंगे बाबू? तो श्वेत तंतु। श्वेत तंतु किसे कहते हैं? देखिए, श्वेत तंतु यह अशाखित होता है। क्या होता है? यह अशाखित, यानी शाखा इसमें नहीं होता है। ये कोलेजन नामक पदार्थ से बना होता है। यह काड़ा होता है। यह कोलेजन नामक पदार्थ से बना होता है। यह एकदम काड़ा होता है। जैसे यह है ना, ये काड़ा है, अभी काड़ा है। और चीज के लिए तो और आसान है, लेकिन ये काड़ा है। ठीक, तो पीला तंतु किसे कहते हैं? पीला तंतु शाखित होता है तथा लचीला होता है एवं यह इलास्टिन नामक पदार्थ से बना होता है। कार्य होता है त्वचा व मांसपेशी को जोड़कर रखता है। पीला तंतु यह आंतरिक शरीर को बांध कर रखता है। अगर त्वचा और मांसपेशी को जोड़कर नहीं रखेगा ना बाबू,
तो ये त्वचा भी गिरने लगेगा, धर 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 गिरेगा। तो इसीलिए त्वचा और मांसपेशी को जोड़ कर रखता है पीला तंतु। ठीक, आप सभी छात्राएं इस बोर्ड पे के सभी टॉपिक्स को अच्छे से उतारिए कॉपी में। अगर कहीं दिक्कत हो तो तौसीफ साइंस क्लासेस में तौसीफ सर का नंबर आपके हर वीडियोस में दिया गया है, आप उस पर जाकर तुरंत कमेंट करें और तौसीफ सर से सहायता प्रदान कर ले। तो आप सब लोग फिर से जुड़ जाइए इस वीडियोस में। मैं कंटिन्यू करता हूं और आप सब लोग को मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं आप उसी तरीके से पढ़िए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तक बहुत बड़ा चैप्टर है बाबू। उत्तक बहुत बड़ा चैप्टर के होने के कारण ही हम छोटे छोटे टॉपिक को लेके आते हैं और समझाते हैं। चलिए हम श्वेत तंतु और पीला तंतु में अंतर बताते हैं। ये बहुत मुख्य अंतर है। क्या है? तो श्वेत तंतु घना बहुत होता है, टेंडन का निर्माण करता है, मजबूत होता है, मैट्रिक्स कम होता है। यानी श्वेत तंतु में घना बहुत होता है, टेंडन का निर्माण करता है, मजबूत होता है और मैट्रिक्स कम होता है। किसमें? श्वेत तंतु घना बहुत होता है, टेंडन का निर्माण करता है, मजबूत होता है, मैट्रिक्स कम होता है। उसी प्रकार अब हम पीला तंतु में चलेंगे। पीला तंतु क्या होता है? ये मजबूत होता है तो ये लचीला होता है। ये क्या होता है बाबू? ये लचीला होता है। ये लिगामेंट का निर्माण करता है, ये टेंडन का निर्माण करता है, ये लिगामेंट का निर्माण करता है। मैट्रिक्स अधिक होती है इसमें। कहा गया लिगामेंट। लिगामेंट के बारे में क्यों कहा? पीला तंतु यह विशेष प्रकार का तंतु है जो आपस में मिलकर एक पतला नेटवर्क बनाता है। ये तंतु ढीले एवं लचीले होते हैं। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करती है। बाबू देखिएगा, हड्डी को हड्डी के कहीं कहीं ये ज्वाइंट से जुड़ रहता है ना, ज्वाइंट, हिंजल ज्वाइंट, ये कोहनी का ज्वाइंट जो रहता है, तो उसमें हड्डी से हड्डी को जोड़ने को देखिएगा, उसमें बीच में एक रेखा से रहता है। उसी सब को हम लोग ये चीज सब पढ़ रहे हैं, लिगामेंट। ठीक, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम ये करता है। और इसी प्रकार टेंडन या विशेष प्रकार का तंतु है जो आपस में मिलकर एक पतला नेटवर्क बनाता है, बहुत शक्तिशाली होता है, कम लचीले होते हैं। या मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। यह क्या करता है बाबू? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, ताकि हमारे बॉडी में मांसपेशी हड्डी से हटेगा तो झरझर के गिर जाएगा, हड्डी सिर्फ स्ट्रक्चर बच जाएगा। इसीलिए मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम टेंडन का होता है। ठीक, अब चलिए बाबू, कंकाल उत्तक। कंकाल उत्तक होता है, यह उत्तक सहारा और सुरक्षा देने का कार्य करता है। यह कंकाल का निर्माण करता है, साथ ही शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। यह कंकाल उत्तक, यह उत्तक सहारा और सुरक्षा देने का कार्य करता है। यह कंकाल का निर्माण करता है, साथ ही शरीर को एक ढांचा प्रदान करने का काम करता है। क्या? कंकाल उत्तक। क्या बाबू? कंकाल उत्तक के बारे में फिर हम पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे। अब तो हम लोग पहले इसी को उतारिए। हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, तौसीफ साइंस क्लासेस देखने वाले सभी छात्र छात्राओं को फिर से कंटिन्यू करते हैं। और सभी लोग, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो उत्तक चैप्टर वो आज लास्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं अनाउंसमेंट भी कर चुका हूँ कि 3 चैप्टर चालू होने वाला है, 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए सभी बाबू, आप सभी छात्र छात्रा पहले कंकाल उत्तक पढ़े। कंकाल उत्तक के कार्य का आप देखिए। कंकाल उत्तक का कार्य क्या है? ये शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। क्या करता है बाबू? कंकाल उत्तक शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती है। उसके बाद ये शरीर के नाजुक अंग जैसे हृदय एवं मस्तिष्क को सुरक्षा करती है। जो ये नाजुक अंग होती है शरीर के, उसे क्या कहते हैं? ये हृदय और मस्तिष्क को सुरक्षा करती है। ये चलने में सहायता प्रदान करती है। अगर हमें हड्डी नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो हम समझिए चल फिर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो नाजुक हो जाएगा, लचीला हो जाएगा, वो गिर जाइए कहीं, गुदा पर सिर थोड़ा ना आदमी चल पाएगा। इसीलिए हड्डी रहता है, वो हमारा सहारा प्रदान करता है चलने में। ठीक, कंकाल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? आप कहिए कि कंकाल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कोई कहेगा कैसे? तो कहिए कंकाल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो कहिएगा 2 प्रकार के, उपास्थि और अस्थि, यानी हड्डी और बोन और कार्टिलेज, यानी अस्थि हड्डी और उपास्थि। हड्डी किसे कहते हैं या नहीं तो उपास्थि किसे कहते हैं? उपास्थि पहले पढ़िए, ये वाला उपास्थि। उपास्थि किसे कहते हैं? तो इस उत्तक की कोशिका मुलायम, लचीली एवं लसा होता है। मतलब उपास्थि क्या होता है? कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्या होता है? इस उत्तक की कोशिका मुलायम, लचीली और लसलसा होता है तथा कोशिका दूर दूर तक फैला रहता है। क्या होता है बाबू? कोशिका दूर दूर तक फैला रहता है। उत्तक के कोशिका में मैट्रिक्स भरा होता है। इस उत्तक के कोशिका में क्या भरा होता है बाबू? मैट्रिक्स भरा होता है। यानी ये मुलायम होता है, लचीला होता है, लसलसा होता है, कोशिका दूर दूर तक फैला रहता है और इस उत्तक में मैट्रिक्स भरा रहता है। तो आप सभी छात्र छात्रा पहले इसको उतारिए। उसके बाद हम लोग
उपास्थि का यानी उपास्थि का विशेषता पढ़ेंगे, उसके बाद अस्थि पढ़ेंगे और खत्म हो जाएगा।